जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़मीन कितने प्रकार का होता है और ये प्रकार है किस किस प्रकार का होता है, ये सारे प्रकार बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आपका ज़मीन कौन सा प्रकार का है। आप देख सकते हैं इसमें कि आपका ज़मीन कौन सा प्रकार का है और किस वजह से विवाद हो रहा है, किस ज़मीन पर घर बनाना चाहिए, किस ज़मीन पर नहीं बनाना चाहिए, किस वजह से ज़मीन का विवाद होता है, सारी बात बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ज़मीन कितने प्रकार का होता है। तो ये सारे प्रकार है जो बता रहा हूँ। एक तो होता है रैयती ज़मीन होता है, दूसरा होता है सिक्कमी आपने सुना होगा, तीसरा होता है गैर मजरूआ आम होता है। एक होता है गैर मजरूआ खास, आपने सुना होगा गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास। उसके बाद होता है केसरे हिंद, उसके बाद होता है खास महाल, उसके बाद होता है वन भूमि। गोचर ज़मीन आपने सुना होगा, गोचर ज़मीन भी होता है। जिला परिषद की ज़मीन होता है, जिला परिषद ज़मीन जिसे बोलते हैं, और रेलवे की ज़मीन। ये 10 प्रकार अभी बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया रैयती, सिक्कमी, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसरे हिंद, खास महाल, वन भूमि, गोचर, जिला परिषद और रेलवे की ज़मीन। ये 10 प्रकार की ज़मीन जिसकी जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो इसके बारे में सारी जानकारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। आप खुद देख के समझ जाएंगे कि आपका ज़मीन कौन से प्रकार का है और किस लिए प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, किस ज़मीन पर घर बनाना चाहिए, किस ज़मीन पर खेती करना चाहिए, किस पर क्या करना चाहिए, किस पर क्या नहीं करना चाहिए। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में पूरे डिटेल्स बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आप इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, कहीं बेचने जा रहे हैं, या फिर आपके पास ज़मीन है, तो ये सब के बारे में नॉलेज बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं सीधा ज़मीन होता है, ज़मीन नहीं होता। ज़मीन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से अभी तो 10 प्रकार ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रकार है। अगर अलग प्रकार का होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इसके नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उसको लाइक कर दीजिए, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों आते हैं टॉपिक पर, स्किप करके मत देखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं रैयती का। तो रैयती ज़मीन, जो आम तौर पर जो रैयती ज़मीन होता है वो किसको कहते हैं? वो ज़मीन होता है जिसे हम पैतृक ज़मीन कहते हैं, पैतृक संपत्ति, जो दादा परदादा के नाम से आया रहता है, जो जिस पर लिखा रहता है रैयती ज़मीन, जिसका आप मालगुजारी रसीद कटाते होंगे। ज़मीन के खतियान में नाम होता है, खतौनी में नाम होता है। ज़मीन के खतियान में नाम होता है आपका, जैसे सर्वे जो होता है उसमें नाम होता है आपके दादा का या परदादा का, या फिर उसको खतौनी भी बोलते हैं कहीं कहीं, खतियान या खतौनी में नाम होता है। इसके अलावा आप उसका मालगुजारी रसीद कटाते हैं उनके नाम पे, जिनके नाम पे ज़मीन है वो मालगुजारी रसीद कटाते हैं, जो पैतृक संपत्ति होता है, जो दादा परदादा के नाम से होता है ज़मीन, तो वो रैयती ज़मीन होता है। रैयती ज़मीन का क्या है? रैयती ज़मीन वो एक मालिकाना ज़मीन ही होता है, उस पर मालिकाना हक होता है, जिसके नाम से होता है उसका मालिकाना हक होता है। मतलब इस ज़मीन को आप बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इस पर घर भी बना सकते हैं। मतलब किसी प्रकार से इस ज़मीन को आप यूज कर सकते हैं। तो इसे हम रैयती ज़मीन कहते हैं। मतलब ये ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास होता है, क्योंकि सरकारी दस्तावेज में जो खतियान खतौनी कहते हैं, वो सर्वे में आपका पूरा डिटेल्स रहता है आपके पूर्वजों का, और वहाँ से 2-3 पीढ़ी बाद आपके पास आया हुआ होता है, तो वो ऑन रिकॉर्ड होता है और उसको पूरा का पूरा मालिकाना हक आपका होता है। तो आपको बंटवारा के बाद, जो आप आपस में है जितने लोग, बंटवारा के बाद आप किसी को बेच सकते हैं, किसी के नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, घर में भी किसी के नाम से हक त्याग कर सकते हैं। बहुत तरह से, मतलब किसी प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। तो आगे आते हैं, आगे बताते हूँ आपको सिक्कमी। दूसरा आपको सिक्कमी के बारे में बता रहा हूँ कि सिक्कमी किस प्रकार का ज़मीन। आपने सुना होगा सिक्कमी के बारे में। तो सिक्कमी ज़मीन होता क्या है कि जैसे कि रैयती ज़मीन मैंने बताया, तो रैयती जिस ज़मीन का आप मालिक, मतलब जिस ज़मीन का आप मालिक है। तो ये पहले के ज़माना में ऐसा होता क्या था कि वो बंदा किसी को ज़मीन दे देता था, जिस व्यक्ति के नाम से है वो व्यक्ति किसी को ज़मीन दे देता था कि इसमें तुम खेती करो, या फिर घर बना कर रहो, या फिर खेती करवाओ किसी से, तुम्हें मैनेजर बना देता हूँ। क्योंकि ज़मीन लोगों के पास काफ़ी होता था, तो 2 बीघा, 4 बीघा, 1 बीघा, 5 बीघा जैसे ज़मीन है लोगों को दे देता था कि भाई तुमको ये दे रहा हूँ, तुम इसे उपजाओ, खाओ, और जो मन में आए अनाज दे देना, या फिर सालाना कुछ पैसे दे देना। तो अपना करता था, उपजाता था, लेकिन मालिकाना हक जिसको दिए रहता था उसी के पास होता था। लेकिन उसका रैयत कोई और होता था। जैसे कि मेरा ज़मीन है, मेरे नाम से ज़मीन है, रैयती ज़मीन मेरे नाम से है, मैंने आपको दिया, सीधा समझ लीजिए सिंपल भाषा में, मैंने आपको दिया ज़मीन और आप उसमें खेती कर रहे हैं, या फिर घर बना के रह रहा है, या फिर किसी प्रकार से यूज कर रहा है, और आपके नाम से ही रसीद भी कट रहा है।
मतलब रसीद भी आपके नाम से कट रहा है, लेकिन खतियान खतौनी में नाम मेरा है, लेकिन रसीद भी आपके नाम से कट रहा है, मालगुजारी रसीद। लेकिन इस ज़मीन का क्या है कि इस ज़मीन का खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते। मतलब जिसको मैंने दिया है उसको ये पावर नहीं रहता है कि इस ज़मीन को बेच दे या फिर किसी को ट्रांसफ़र कर दे या फिर इस ज़मीन का किसी को वसीयत बना दे, कुछ भी नहीं कर सकता है। सिर्फ उसमें उपजा कर सकता है, घर बना कर रह सकता है या फिर किसी प्रकार से उसका ज़मीन का यूज कर सकता है, तो उसे सिकमी ज़मीन कहा जाता है। मतलब उस ज़मीन का मालिकाना हक होता है, उस ज़मीन का वो मालिक नहीं होता है, न बेच सकता है, न किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, न उसका पेपर किसी को बना सकता है। वह ज़मीन रैयत का ही माना जाता है, जिसके नाम से ज़मीन है उसी का ज़मीन रहता है। तो ऐसा ज़मीन बहुत सारे लोगों के पास आज भी है जिस पर वो घर बनाकर 60 साल 70 साल से रह रहे हैं सिकमी ज़मीन पे, और या फिर खेती कर रहे हैं 60 साल 70 साल से 80 साल से खेती कर रहे हैं, और आज के डेट में उनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई कागजात नहीं है। अगर उनके नाम से सर्वे भी हो गया हुआ है, खतियान भी बन गया हुआ है, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है सिकमी ज़मीन। तो सिकमी ज़मीन का मतलब सीधा होता है कि यह ज़मीन आपकी नहीं था, किसी और की थी, उसके नाम से आपके नाम पर आ गई है, उसके नाम से आपके नाम पर सर्वे हो गया है। तो आपके नाम पर सर्वे हो गया है तो ये सीधा सिकमी ज़मीन है। सिकमी ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं माना जाता है। लेकिन आप काफ़ी लंबे समय से है, अब तो 70 साल 80 साल की बात हो गई, उतना दिन से अगर अभी है और आज भी सिकमी ज़मीन है, आज भी सिकमी ज़मीन है, जो पिछले सर्वे में सिकमी ज़मीन हो गया है, लेकिन उस पर मालिकाना हक नहीं है, खरीद बेच करने का पावर नहीं है। लेकिन अभी जो वर्तमान में सर्वे हो रहा है, अगर इसमें भी अगर आप अपने नाम से करा लेते हैं, उसका खतियान खतियोनी बनवा लेते हैं या फिर सर्वे करा लेते हैं, तो अब से वो रैयती ज़मीन माना जाएगा, क्योंकि काफ़ी पुराना मामला हो गया हुआ है। अब सिकमी ज़मीन होता नहीं उस तरह का, अब कोई किसी को देता नहीं है खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, ऐसे कोई किसी को पावर देता नहीं है। अब दूसरा सिस्टम हो गया हुआ है, तो अब तो सिकमी ज़मीन होता भी नहीं है। तीसरा मैं बात करने जा रहा हूँ गैर मजरूआ आम के बारे में। गैर मजरूआ आम हम उसे कहते हैं, ये ज़मीन का प्रकार है जिस ज़मीन में सरकारी रास्ता है या फिर सरकारी बंजर ज़मीन है या फिर सैरात है या फिर पहाड़ी इलाका है, तो इस सभी ज़मीन को गैर मजरूआ आम कहा जाता है। इस ज़मीन को आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते, ना ही खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, और ना ही इसको किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सरकार के अंडर में होता है। तो ये गैर मजरूआ आम कहलाता है। और चौथा बात करूँगा मैं गैर मजरूआ खास के बारे में। लोगों को पता नहीं है, सीधे लोग गैर मजरूआ समझते हैं, लेकिन गैर मजरूआ में दो प्रकार है, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास। तो आम तो मैंने बताया कि रास्ता हो गया या फिर पहाड़ हो गया या फिर सैरात हो गया या फिर किसी भी प्रकार का जो सरकारी रिकॉर्ड में सरकार के नाम से है, वो गैर मजरूआ ज़मीन, वो सरकारी ज़मीन ही होता है एक तरह से, तो वो होता है गैर मजरूआ आम। लेकिन गैर मजरूआ खास जो ज़मीन, गैर मजरूआ खास जो ज़मीन है, वो किसी के नाम से अगर सर्वे हो चुका है, किसी के नाम से सर्वे हो चुका है या फिर किसी के नाम से जमाबंदी कायम है, मतलब सरकारी दस्तावेज में किसी के नाम से वो दर्ज है, तो उसका मालिकाना हक उसी के पास होता है। उस ज़मीन को बेच सकता है, किसी के नाम ट्रांसफ़र कर सकता है, उस ज़मीन को किसी भी प्रकार से इस्तेमाल भी कर सकता है। तो उस ज़मीन का मालिकाना हक उसके पास होता है जिसके नाम से जमाबंदी कायम है या फिर जिसके नाम से खतियान भी सर्वे में बन चुका है, खतौनी भी जिसके नाम से बन चुका है। मतलब कि सीधा समझ लीजिए कि ऑन रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज में अगर उसका नाम चढ़ चुका है, अगर गैर मजरूआ खास ज़मीन है, तो समझिए उसका मालिक वही है जिसके नाम से सरकारी दस्तावेज में, सरकारी जमाबंदी में उसका नाम दर्ज है। तो आगे जिस ज़मीन के प्रकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो ज़मीन है केसरे हिंद। केसरे हिंद आपने नाम सुना होगा। केसरे हिंद जो ज़मीन होता है, हम उस ज़मीन को कहते हैं जो भारत सरकार के नाम से दर्ज होता है। मतलब भारत सरकार के नाम से जो दर्ज है ऑन रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज में, उसे हम केसरे हिंद ज़मीन कहते हैं। उस ज़मीन को न कोई खरीद सकता है, न कोई बेच सकता है, न कोई ट्रांसफ़र कर सकता है। वो हालांकि राज्य सरकार के ही अंडर में होता है, लेकिन राज्य सरकार को इतना ही अधिकार रहता है कि उस ज़मीन को सुरक्षित रखे, उसकी देखभाल करे, उसकी इतना देखभाल करे, ये पता करते रहे कि उस पर कोई कब्जा न कर ले, अपने हिसाब से उसे सुरक्षित रखे। लेकिन खरीदने बेचने का अधिकार किसी को नहीं होता है, किसी को मतलब समझ रहे हैं, राज्य सरकार को भी नहीं होता है। राज्य सरकार भी अपनी मर्जी से वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते हैं, किसी चीज़ के यूज में नहीं ला सकते हैं। तो इसे हम केसरे हिंद की ज़मीन कहते हैं जो भारत सरकार के नाम से दर्ज है, सीधा समझ लीजिए। और आगे आते हैं आपको कि खास महाल की ज़मीन। खास महाल भी आपने नाम सुना होगा, आपके केवाला पे डीड पे दर्ज रहता है। खास महाल की ज़मीन हम उसे कहते हैं, खास महाल जो ज़मीन। तो खास महाल ज़मीन का मतलब होता है कि एक ज़मीन का प्रकार होता है जिसे पहले के ज़माना में आज़ादी के समय या फिर आज़ादी से पहले ऐसा ज़मीन होता था जो सरकार द्वारा ज़मींदारों को दिया जाता था। ज़मींदारों के पास होता था उसका पावर, उसका अधिकार रहता था, और ज़मींदार उस ज़मीन पर सिर्फ मेला लगवा सकता था
या फिर हाट लगवा सकता था जिसे पेठिया कहते थे, बाजार लगवा सकता था, या फिर कोई खेल करवा सकता था, सर्कस करवाने के लिए दे सकता था। मतलब किसी भी प्रकार से किसी को लीज पे दे सकता था, उसे हम खास महाल की ज़मीन कहते हैं। लेकिन वो सरकारी ही ज़मीन होता था। उस समय भी जिसका शासन था अंग्रेज, वही उसका मालिक होता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी सरकार उसका मालिक हो गया। और हुआ क्या कि जिसको दिया गया था ये लीज पे खास महल की ज़मीन, जो खास महल की ज़मीन जिसको दिया गया था, जो ज़मींदार को, किस पर आप हाट लगवा सकते हैं, बाजार लगवा सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का यूज करने के लिए खास महल का जो ज़मीन दिया गया था सरकार की तरफ से ज़मींदार को, तो अभी हुआ क्या कि फिर सरकार वापस नहीं ले पाई। किसी वजह से सरकार वापस नहीं ले पाई तो हुआ क्या कि वो जमींदार के पास ही रह गए। किसी जमींदार के पास आप सुनते होंगे 300 बीघा ज़मीन है, 500 बीघा ज़मीन है, 1000 बीघा ज़मीन है, तो ज़्यादातर उसमें खास महल की ही ज़मीन होती थी। वो ज़मीन बहुत सारे ज़मींदार बेच भी दिए, बिक्री भी कर दिए, बहुत लोग खरीद के घर बना के रह रहे हैं। और जब सर्वे हुआ तो सभी के नाम से अलग अलग सर्वे भी हो गया। लेकिन ऑन रिकॉर्ड अभी जब देखेंगे आप, सर्वे भी हुआ है, तो जब खतियान में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है खास महल की ज़मीन। इससे साबित होता है कि ज़मीन सरकार की थी, आप इसमें काफ़ी दिन से रह रहे हैं, आपके कब्जे में है, इसीलिए आपके नाम से जमाबंदी कर दी गई है। लेकिन वो ज़मीन आप अगर बेचना चाहे बेचेंगे तो बिक तो जाएगा। कब बिकेगा? जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। लेकिन कोई ऑब्जेक्शन हो जाएगा, अगर कोई सरकारी अधिकारी इस पर ऑब्जेक्शन कर देते हैं, अगर दाखिल खारिज में या फिर आप कराने जाते हैं, इसका म्यूटेशन कराने जाते हैं, वहाँ पे अगर रोक लगा दे खास महल देख के, अक्सर ज़्यादातर रोक भी लगा देते हैं। दाखिल खारिज में अक्सर देखिएगा कि वहाँ पे रोक लग जाता है। खास महल की ज़मीन जहाँ नज़र आता है, कैसे हिंद के ज़मीन पता चलता है या फिर सिक्किमी ज़मीन पता चलता है, इस तरह की ज़मीन पता चलता है, तो आप देखेंगे कि आपके तहसील में या फिर अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के लिए मना कर दिया जाता है या फिर कोई ना कोई कंडीशन लगा दिया जाता है। तो फिर दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे लोगों को दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। तो यही दिक्कत आती है। तो आप देख लें कि खास महल की ज़मीन, केसरे हिंद की ज़मीन अगर उसमें ऑन रिकॉर्ड है तो उस ज़मीन को खरीदने का प्रयास न करें, उस ज़मीन को नहीं ले तो बेहतर है। आगे मैं आपको बता दूं वन भूमि के बारे में। ये वन भूमि होता है, तो वन भूमि तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि वन भूमि क्या होता है। वन भूमि वो होता है जहाँ पे जंगल है, पहाड़ है, पेड़ पौधे काफ़ी रहते हैं, नहर की ज़मीन है, नदी की ज़मीन है, ये सब वन भूमि कहलाता है। तो ये सरकारी ज़मीन ही होता है, ये सरकार का ही ज़मीन होता है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि इसके आसपास जिसका घर रहता है, जहाँ पे खाली ज़मीन है, वन भूमि है, या फिर अगला आपको बता दे रहा हूँ गोचर की ज़मीन, इन दोनों के ज़मीन में काफ़ी समानता है, इसीलिए बता रहा हूँ। गोचर ज़मीन और वन भूमि ये दोनों लगभग एक ही प्रकार का है। गोचर ज़मीन हम उसे कहते हैं जो सरकार की तरफ से छोड़ा गया ज़मीन है, जो गाय चरने के लिए छोड़ा गया था, जानवरों को चरने के लिए छोड़ा गया था ज़मीन। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि हर जगह, हर पंचायत में आपको गोचर की ज़मीन मिल जाएगा। लगभग किसी पंचायत में भले ही ना हो, लेकिन लगभग सभी पंचायत में 90% पंचायत में मिल जाएगा जहाँ पे गोचर की ज़मीन आपको मिलेगा। तो वहाँ पे गाय को चरने के लिए, भैंस को चरने के लिए, जानवरों को चरने के लिए सरकारी ज़मीन छोड़ा गया है, जिस पर गाय भैंसी जानवर चर सके, तो उसे गोचर की ज़मीन कहते हैं, वो सरकारी ज़मीन ही होता है। और इसी प्रकार से वन भूमि, जो मैंने आपको बताया कि जंगल, पहाड़, नदी, ये सब जो भी है, नहर का ज़मीन, ये सब वन भूमि कहलाता है। तो ये दोनों प्रकार का जो ज़मीन है, ये दोनों प्रकार का ज़मीन है, तो बहुत ज़्यादा यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर बहुत सारा छोड़ा गया सरकार की तरफ से। उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो उसके आसपास में जिनके घर है, मतलब जिनके घर के आसपास अगल बगल में पड़ता है गोचर की ज़मीन, वन भूमि पड़ता है, तो अक्सर आप देखिएगा कि सरकारी ज़मीन लोग कब्जा करके रखते हैं, बगल में कब्जा कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, या फिर खेती कर रहे हैं, या फिर गाय भैंस बांध रहे हैं, या फिर किसी प्रकार से यूज कर रहे हैं, या फिर उसमें पेड़ पौधा लगा रखे हैं, तो लोग कब्जा कर रखे हैं। लेकिन सरकार को इसको उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, सरकार देख रेख भी नहीं कर रही है, लोग कब्जा करके रख रखे हैं, लेकिन है वो सरकारी ज़मीन। हालांकि इस ज़मीन पर काफ़ी विवाद भी हो जाता है। इस ज़मीन का रिकॉर्ड राज्य सरकार के नाम पे होता है। जिस राज्य में ये गोचर ज़मीन है या फिर वन भूमि है, उनके नाम पर भी होता है, क्योंकि सरकार का खतियान अलग होता है, उसमें क्लियर लिखा रहता है। अगर गोचर का ज़मीन है तो लिखा रहता है गोचर का ज़मीन, अगर वो वन भूमि है तो वन भूमि लिखा रहता है, और सरकार के नाम से ही दर्ज रहता है, राज्य सरकार के नाम से दर्ज रहता है। तो भले ही आप स्पॉट पर कब्जा कर लिए, जाकर वहाँ पर कब्जा कर लिए हुए, आप उस स्थल पर आप कब्जा कर लिए हुए हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो सरकार के नाम से ही रहता है। उस पर लोग विवाद भी करते रहते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट तक केस चला जाता है, जबकि ये किसी का ज़मीन होता नहीं है। तो ये ज़मीन सरकारी ज़मीन ही होती है। बहुत लोग, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग इस पर घर बना के रह रहे हैं, बहुत सारे लोग घर बना के रह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही कब्जा करके खेती कर रहे हैं। सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करने जा रही, क्योंकि कितना ज़मीन संभालेगी। बहुत सारा गोचर की ज़मीन है, बहुत सारी वन भूमि है, लेकिन ये एक तरह से सरकारी है। बस सीधा समझ लीजिए, इसका खरीद बेच नहीं कर सकते हैं, भले ही आपके कब्जे में है, भले ही आपने इसमें कब्जा कर रखा है, भले ही इसमें पक्का मकान आपने बना रखा है, खरीद बेच नहीं कर सकते हैं। ये ज़मीन सरकारी है, अब कब्जा में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब सरकार को हटाना होगा वो अपना प्रोसेस देखेगी, वो तो बात की बात है, लेकिन ये
सरकारी ज़मीन होता है। ये दोनों प्रकार का मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे आप देख लीजिए जिला परिषद की ज़मीन और रेलवे की ज़मीन। तो ये सीधा से आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों नाम से भी, कि ये भी उसी प्रकार की ज़मीन होता है। जो जिला परिषद की ज़मीन है तो वो सिटी में ज़्यादातर होता है, मतलब शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होता है जिला परिषद की ज़मीन, जो जिलाधिकारी के अंदर में होता है, जिसका मालिक जिलाधिकारी होता है। और उसमें मार्केट बना दिया जाता है। आप देखते होंगे शहर में जो होता है, बहुत सारे ऐसे ज़मीन होते हैं जिसमें प्रशासन की तरफ से मार्केट बना दिया जाता है। और मार्केट बना दिया जाता है, उसको रेंट पे दे दिया जाता है, लीज पे दे दिया जाता है आपको 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, दुकान बनाने के लिए या फिर कोई कार्यक्रम करने के लिए या फिर आपको होटल खोलने के लिए। तो वो जिला परिषद की ज़मीन होता है, जिसका जिलाधिकारी मालिक होता है। तो उसे हम जिला परिषद की ज़मीन कहते हैं। आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते होंगे तो आपको ये चीज़ मालूम होगा, जो नगर निगम क्षेत्र में आता है। और आगे आपको बता रहा हूँ रेलवे की ज़मीन। तो नाम से ही आप इसको भी समझ गए होंगे कि रेलवे का जो ज़मीन होता है, उस ज़मीन पर भी आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, न उसको खरीद सकते हैं, न उसको बेच सकते हैं, न किसी के नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोग को देखेंगे जो पटरी किनारे, जो ट्रेन का पटरी होता है, जो रेलवे का पटरी होता है, उसके किनारे लोग घर बना रखे हैं और बगल से रेलवे के ज़मीन से रास्ता भी निकाल रखे हैं। लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन लोग कभी कभी ये भी सवाल करते हैं कि क्या ये कभी बंद हो जाएगा, क्योंकि रेलवे का ज़मीन है। और रेलवे की ज़मीन के लिए भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती है, लोग लड़ते रहते हैं। हालांकि ये रेलवे का ज़मीन मापी करके वहाँ पर खंभा गाड़ा रहता है, सारा चीज़ किया रहता है, उसका नाप जोख। उस ज़मीन पर आप कुछ नहीं कर सकते, खाली है, आप चल रहे हैं, अलग बात है। लेकिन ये सोच के आप घर नहीं बनाए आसपास में कि ये ज़मीन हमेशा खुली रहेगी और यही मेरा रास्ता रहेगा, क्योंकि रेलवे के ज़मीन का कभी रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। उसको कभी रास्ता नहीं बनाया जा सकता है, वो रेलवे के अंडर में ही होता है। उस पर या तो कभी पटरी डाला जाता है, या फिर रेलवे का कोई काम होता है तो किया जाता है, या फिर खाली रहता है तो कोई इसका इस्तेमाल करता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन रेलवे का ज़मीन भारत सरकार की ज़मीन होता है, वो पर्सनली अलग रेलवे के नाम से दर्ज होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया हूँ, बहुत आसान शब्दों में आपको 10 प्रकार का ज़मीन का आपको बताया हूँ। 10 प्रकार की ज़मीन, 10 ज़मीन की प्रकार आपको बता दिया हूँ कि 10 तरह का ज़मीन होता है। इसके अलावा भी प्रकार होते हैं। ये तो मैं 10 इसलिए बताया हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और एक में बताना संभव नहीं है, एक वीडियो में सारी चीज़ बताना संभव नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए मैं 10 प्रकार का बताया हूँ। लेकिन इससे अलग प्रकार का अगर आपका ज़मीन होगा, आप देखेंगे अपना बैनामा, केवाला या फिर किसी प्रकार का खतियान खाता होगा, उसमें जो दर्ज होगा, तो आप देखेंगे अगर अलग प्रकार का ज़मीन दर्ज होगा तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके बारे में भी वीडियो बना के स्पेशली दूंगा। जितने प्रकार का बचा हुआ होगा मैं उसके बारे में अगली वीडियो में सारा प्रकार बता दूंगा, क्योंकि एक में बताना संभव नहीं था। 10 इसमें लिया हूं और जो भी बचा 8-10 अगले वीडियो में लेकर पूरा क्लियर कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी दर्ज है, जो मैंने बताया 10 प्रकार की ज़मीन, ज़्यादातर लोगों का मामला सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर इसी प्रकार की ज़मीन लोगों के कब्जे में रहते हैं या फिर लोगों के घर रहता है इसी प्रकार की ज़मीन में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।